बच्चों कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। बच्चों इसके पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सतत पोषणीय विकास। बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा नियोजन क्या होता है, नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, नियोजन किस प्रकार से होता है, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन किसे कहते हैं आदि। ठीक है, आज की क्लास में देखेंगे सतत पोषणीय विकास क्या होता है। बच्चों सतत पोषणीय विकास जैसे कि नाम में पता चल रहा है, सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि विकास एक शब्द है यहाँ पर, और विकास का क्या अर्थ होता है इसके बारे में जानते हैं। विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होते हैं। तो समाज विशेष की स्थिति क्या है, उसके द्वारा किए गए अनुभव किस प्रकार से हैं। ये 2 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चों कि विकास आखिर में होता क्या है। बच्चों यहाँ पर एक शब्द और होता है वृद्धि। वृद्धि और विकास ये दिखने में लगभग एक जैसे शब्द हैं, जैसे कि हमारे आम बोलचाल की भाषा में होता है कि वृद्धि होना या विकास होना, लेकिन बच्चों दोनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें वृद्धि के अंतर्गत केवल बच्चों मात्रात्मक परिवर्तन को देखा जाता है। वर्तमान स्थिति से सकारात्मक मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत बच्चों विकास का मतलब होता है वर्तमान स्थिति से सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। इसका एक उदाहरण के द्वारा मैं यदि बताऊं बच्चों, यदि मेरे पास 100 रुपये है या 1 लाख रुपए है बच्चों, यदि मेरे पास 1 लाख रुपए हुआ या फिर मेरे पास ज़्यादा मात्रा में धन हुआ तो मेरी किस प्रकार से चीज़ें होगी, वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन उस धन का मैं किस प्रकार से उपयोग कर रहा हूँ, क्या वो मेरे विकास में सहायक है। ठीक है, क्या वो मेरे गुणात्मक परिवर्तन में सहायक होगा। यहाँ पर बच्चों गुणात्मक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है इसके बारे में बताते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन में सहायक होगा तो वो विकास के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों विकास में वृद्धि शामिल होती है, वृद्धि आएगी तभी विकास होगा। इसका मैं यदि उदाहरण के द्वारा बताऊं कि बच्चों के 1 लाख रुपए मेरे पास हो, ठीक है, 1 लाख रुपए मेरे पास आए तो वो वृद्धि दर्शाएगी कि मेरे क्या आएगी, धन में वृद्धि हुई। लेकिन उस वृद्धि के द्वारा मैं अपने जीवन स्तर में विकास कर सकूं, जीवन स्तर में बढ़ावा दे सकूं, अपने बच्चों को अध्ययन के लिए उच्च स्तर पर ले जा सकूं, अपने रहन सहन में ज़्यादा विकास कर सकूं। ठीक है, अपनी सोच में विकास कर सकूं। यदि इस प्रकार की चीज़ें मेरे जीवन में आई उस पैसे से तो क्या होगा, वो विकास होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो वृद्धि होना आवश्यक नहीं है, वृद्धि एक तत्व के रूप में शामिल होगा विकास के। तो विकास करना ज़्यादा आवश्यक हो चुका है हमारे लिए, और विकास के एक अंग के रूप में वृद्धि शामिल की जाती है। ठीक है, तो किसी भी यदि मैं बात करूं अर्थव्यवस्थाओं के दौर में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय, उसकी जीडीपी, उसका कुल उपभोग व्यय कितना है, इस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो वो कैसी मानी जाएगी, वो उस देश की वृद्धि में या आर्थिक वृद्धि में देखी जाएगी। यदि बात करूं बच्चों विकास की, तो हमने मानव विकास का चैप्टर भी पढ़ा था। इसके अलावा मैं बात करूं बच्चों विकास की, तो विकास किससे आएगा, वृद्धि से आएगा। यदि हमारे पास पैसे होंगे, यदि हमारे पास धन होगा, यदि हमारे पास आर्थिक समृद्धि होगी तो ही हम उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि आने पर विकास होगा। अब विकास अर्थात गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों कि यदि मेरे पास वृद्धि हो गई, यदि समृद्धि हो गई किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में, तो वो अपने नागरिकों का, ठीक है बच्चों, अपने नागरिकों का उत्थान किस प्रकार से कर सकता है, उनके जीवन शैली में किस प्रकार से विकास कर सकता है, किस प्रकार से वो उन लोगों के शिक्षा में, रहने में, उनके स्वास्थ्य में, ठीक है बच्चों, किस प्रकार से उनमें आगे परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, यदि ऐसी चीज़ें हो रही है उस क्षेत्र में तो वो गुणात्मक
परिवर्तन कहलाएगा और गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे बच्चों? विकास कहेंगे। अब विकास में क्या होता है? विकास में बच्चों अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग समय के हिसाब से विकास में बच्चों 2 पैरामीटर पे काम करता है। एक तो समय, ठीक है, वो कौन सा समय में किया गया है। दूसरा है क्षेत्र, ठीक है बच्चों। विकास जो है वो समय और क्षेत्र से परिबद्ध है। इसका मैं उदाहरण के द्वारा बताऊं, यदि मैं बात करूं बच्चों 1000 साल पहले, 1000 साल पहले की यदि मैं विकास की बात करूं तो वो समय अलग प्रकार का था। 500 साल पहले बात करूं तो वो समय अलग प्रकार का था। 100 साल पहले की बात करूं तो वो समय अलग प्रकार का था। आज की बात करूं तो वो समय अलग होगा। हो सकता है 100 साल बाद में या 500 साल बाद में विकास के मायने अलग हों, ठीक है। यदि मैं एक पक्ष की बात करूं, यदि मैं केवल बताऊं बच्चों यातायात की सुविधा आज से 400-500 साल पहले किस प्रकार की थी? बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी या भैंसा गाड़ी, इस प्रकार के जानवर या पशुओं पर आधारित थी, ठीक है। लेकिन यदि उसके बाद जैसे जैसे विकास हुआ तो साइकिल का निर्माण हुआ, ठीक है, पहिए का निर्माण हुआ, पहिए से साइकिल का निर्माण हुआ, साइकिल से उसमें मोटर लगा दी गई तो मोटरसाइकिल बन गई। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, फिर कार का विकास हुआ, ठीक है, फिर वायुयान का विकास हुआ, ठीक है बच्चों। लगातार टेक्नोलॉजी का विकास होता गया समय के साथ में। तो यहाँ पर समय इंपॉर्टेंट है कि वो किस समय की हम बात कर रहे हैं। जब बैलगाड़ी चल रही थी तो साइकिल एक विकास का द्योतक था, ठीक है। जब साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आई तो मोटरसाइकिल विकास का द्योतक हो गया। मोटरसाइकिल के बाद जब कार आई बच्चों तो क्या हुआ? कार विकास का मायने हो गया, ठीक है। उसके बाद वायुयान के बाद रॉकेट। आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं यातायात में बच्चों कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भी जाने लग गए हैं। जैसे मंगल ग्रह, चंद्रमा आदि, चंद्रमा जैसे ग्रहों पर या उपग्रहों पर भी हम पहुंच गए हैं। तो यातायात में जैसे परिवर्तन हुआ वो समय के साथ, समय के परिप्रेक्ष्य में विकास होता गया। तो यहाँ पर विकास का एक बिंदु समय भी है कि आखिर किस समय हम विकास की बात कर रहे हैं। दूसरा है क्षेत्र, कि वो क्षेत्र वहाँ का किस प्रकार का है। आज भी बच्चों यदि मैं बात करूँ तो अफ्रीका के घने जंगलों में मानव की तरह नहीं रहता बल्कि जानवरों की तरह रहता है। जैसे कि बिल्कुल नंगे रहना या उस प्रकार की आदिम प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पर है। इसी प्रकार से दूसरे विकासशील राष्ट्रों में अलग प्रकार का विकास माना जाता है। जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें अलग प्रकार का विकास माना जाता है। उनके विकास के पैरामीटर अलग प्रकार से हो सकते हैं। तो यहाँ पर समय और क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है विकास को समझ विकसित करने के लिए। यहाँ पर यदि परिभाषा से मैं बात करूँ जो कि हमारी पुस्तक में दी हुई है, समाज विशेष की स्थिति, जिस समाज में या जो समाज की हम बात कर रहे हैं उसकी स्थिति किस प्रकार से है। यदि हम आदिवासियों की बात कर रहे हैं तो उसकी स्थिति क्या है और उसके द्वारा किए गए अनुभव, अर्थात यदि हम उनमें विकास की बात कर रहे हैं, यदि हम उनमें शिक्षा की जागृति ला रहे हैं, यदि हम उनमें स्वास्थ्य की जागृति ला रहे हैं, यदि हम उनमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सड़क है, दूसरे प्रकार के ऊर्जा है, कृषि है, इस प्रकार की विकास की बात कर रहे हैं, तो वो इसको किस प्रकार से लेते हैं यह भी विकास में मायने रखता है। तो यहाँ पर हमने विकास शब्द से अभिप्राय देखा कि समाज विशेष की स्थिति, कि वो समाज किस प्रकार का है, ठीक है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के रीति रिवाज किस प्रकार की है, उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन और वो किस प्रकार के परिवर्तन अनुभव कर रहा है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम कहते हैं विकास, ठीक है। इसकी जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं विकास, ठीक। तो हमें समझ में आया कि विकास शब्द का क्या अर्थ है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर हुआ और विकास समय और क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बदलता जाता है, ठीक है बच्चों। समय बदल गया तो विकास के मायने बदल गए, क्षेत्र बदल गया तो भी विकास के मायने बदल गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि विकास होता क्या है, ठीक है बच्चों। इसके बाद है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा। विकास को हमने जाना, अब बच्चों अगला पॉइंट है हमारा सतत पोषणीय विकास। इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले हमें कहानी समझ लेते हैं, कहानी के रूप में कि आखिर में इसका विकास या इसकी अवधारणा का उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध
हम जानते हैं कि इस पृथ्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही लगातार रूप से परिवर्तन होते गए। बाहरी रूप से परिवर्तन ये देखे जाने लगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के देशों को जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद ही वहाँ पर परिवर्तन आने लगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से और 60 के दशक तक, ठीक है, 1960 के दशक के मध्य अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए भौतिक पूंजी में निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उन देशों के द्वारा जो भौतिक पूंजी थी, ठीक है, उसमें निवेश को ज़्यादा सर्वोच्चता दी गई, जिससे कि वहाँ पर क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग के रूप में उनको मापा गया और इनमें जिससे कि वृद्धि हो सके। बच्चों ये होता क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, उस देश के प्रति व्यक्ति औसतन रूप से कितनी आय हो रही है और वो प्रति व्यक्ति कितना उपभोग या उपयोग कर रहा है, ठीक है, संसाधनों का। इन सब चीज़ों में हम वृद्धि देखने के लिए भौतिक पूंजी में निवेश किया सभी राष्ट्रों ने, ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए थे। खास तौर से अफ्रीका, एशिया के जो औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा अधिग्रहित जो देश थे, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात लगभग धीरे धीरे सारे देश स्वतंत्र होते चले गए। और इसमें बच्चों इस स्वतंत्रता में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अर्थव्यवस्थाओं ने अर्थात देशों ने भौतिक पूंजी के रूप में अपना योगदान दिया, भौतिक पूंजी में निवेश को प्राथमिकता दिखाई, तो क्या हुआ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग जैसी आर्थिक समृद्धि, ये बच्चों क्या है, ये आर्थिक समृद्धि के द्योतक है, ये मात्रात्मक है। बच्चों ये कैसे हैं, मात्रात्मक पॉइंट है, मात्रात्मक रूप से मात्रा के रूप में ये वृद्धि करेंगे, अर्थात समृद्धि या वृद्धि को दर्शाएंगे, आर्थिक वृद्धि को दर्शाने के ये मापक होंगे, ना कि विकास को, ठीक है। तो यदि हमने किसी भी देश का जीडीपी देखा या प्रति व्यक्ति आय देखी या प्रति व्यक्ति उपभोग देखा, तो वहाँ का हमने विकास नहीं देखा, हमने वहाँ उस क्षेत्र की वृद्धि देखी, आर्थिक समृद्धि देखी, ठीक है। तो विकास देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम आगे देखेंगे आखिर में विकास देखने के लिए हमें क्या करना होगा। तो स्टार्टिंग में बच्चों मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात कर रहा हूँ, तो जितने भी देश थे, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं थी, उन्होंने भौतिक रूप से अपने देश की पूंजी बढ़ाने के लिए या समृद्धि बढ़ाने के लिए काम किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गरीबी का स्तर बढ़ गया क्योंकि असमान वितरण पाया गया। बच्चों देशों ने या क्षेत्रों ने अपनी जीडीपी को, अपनी प्रति व्यक्ति आय या फिर यूँ कहूँ कि अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का जो प्रयास किया, उसमें असमानता ज़्यादा आ गई, क्योंकि कोई क्षेत्र या कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था और दूसरी तरफ कुछ देश या कुछ क्षेत्र बहुत नीचे रह गए थे और उनमें बिल्कुल असमानता आ गई थी। एक बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था और एक बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। इन असमानताओं के कारण दुनिया में गरीबी का स्तर बढ़ गया था, ठीक है, असमानताएं आ गई थी, चाहे व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे समाजों के बीच में हो, चाहे क्षेत्रों के बीच में हो, चाहे राष्ट्रों के बीच में हो, ठीक है। तो अनेक राष्ट्र बहुत आगे ऊपर चले गए थे, बहुत सारे राष्ट्र बहुत नीचे चले गए थे। इसी प्रकार से किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ गई थी, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संपन्नता बढ़ गई थी। इस तरीके की चीज़ें हमने देखी। तो यहाँ पर हमने देखा कि असमान वितरण, संसाधनों का असमान वितरण यहाँ पर पाया गया। क्यों पाया गया? क्योंकि समृद्धि हमने बढ़ाई थी, हमने विकास पर काम नहीं किया। उस समय तक हमने केवल समृद्धि, केवल मात्रात्मक काम किया था, गुणात्मक काम नहीं किया था बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखा गया कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें, क्योंकि समृद्धि बढ़ाएंगे हम तो प्राकृतिक संसाधनों पर। बच्चों यदि हम उत्पादन ज़्यादा बढ़ाएंगे, उद्योग ज़्यादा लगाएंगे, तो प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा बोझ बढ़ेगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ज़्यादा होने लगेगा और यह भी विनाश का एक कारण बन सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन लिमिट है
बच्चों, पृथ्वी में प्राकृतिक संसाधनों की एक सीमा है और यदि पुनः उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधन हमें चाहिए तो वो प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करने के लिए उसके दोबारा से प्राप्ति करना भी आवश्यक है। तो लगातार रूप से हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ बढ़ता गया। इसके अलावा 1960 और 80 के दशक के मध्य जनसंख्या का विस्फोट भी देखा गया था। भारत में भी ऐसा हुआ था और विभिन्न दूसरे विकासशील राष्ट्रों में भी और दूसरे प्रकार के देशों में भी ऐसा पाया गया कि इस समय जनसंख्या का भारी विस्फोट हुआ, अर्थात जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि देखी गई थी। अब क्यों देखी गई थी, हमने जनसंख्या वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, क्योंकि विभिन्न सुविधाएं मिल गई थी, विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की। बच्चों, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या में भारी वृद्धि देखी गई थी। मृत्यु दर में कमी आती गई और जन्म दर लगातार उच्च दर पर बनी रही थी। अब बच्चों, जनसंख्या में वृद्धि होती गई, असमानताएं बढ़ती गई, संसाधनों का असमान वितरण बढ़ता गया, इस कारण से गरीबी का विस्तार भी बढ़ता गया। लगातार रूप से ज़्यादा संख्या में गरीबों की आती गई। ये पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ बच्चों ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये जनसंख्या बढ़ी थी, जनसंख्या को मानव संसाधन में तब्दील करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले चैप्टर में, जनसंख्या को यदि हम मानव संसाधन में तब्दील करेंगे तो ही हम विकास कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस जनसंख्या में या फिर मानव जो है, इस मानव पूंजी में निवेश करना होगा, अर्थात इसमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, स्किल्स या कौशल विकास करना होगा। कौशल विकास करना या ज्ञान देना, ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, मानव पूंजी में निवेश करना। ये जो मानव पूंजी है, ये जो जनसंख्या है बच्चों, इस मानव पूंजी में निवेश किया गया, अर्थात इस जनसंख्या को मानव संसाधन में तब्दील करने का प्रयास किया गया विभिन्न देशों के अंदर। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, ज्ञान के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट जिसे कौशल विकास कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें, शिक्षा देना, इस प्रकार की चीज़ों के द्वारा जनसंख्या को या मानव को मानव संसाधन में तब्दील किया गया, अर्थात मानव पूंजी में निवेश किया गया। ये लगातार चलता आ रहा है। उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि कल्याण की अवधारणा बनी। क्यों बनी कल्याण की अवधारणा? बच्चों देखो, एक तो गरीबी का विस्तार हो रहा था, एक तरफ जहां गरीबी का विस्तार हो रहा था वहीं जनसंख्या बढ़ रही थी। इस बढ़ती हुई जनसंख्या में जहां गरीबी का विस्तार हो रहा है, दूसरी तरफ बच्चों असमान वितरण हो रहा था। ज़्यादा पैसे वाले लोग ज़्यादा पैसे वाले होते जा रहे थे और गरीब लगातार गरीबी में जी रहे थे और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। इस असमानता को दूर करने के लिए और जो गरीब लोग हैं, जिस गरीबी का जो विस्तार हो रहा था, उसमें कल्याण की और उनके मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए बेसिक एनिमिटीज़, जो मानव को मूल आवश्यकता की जो सामग्री चाहिए, मूल आवश्यकता के जो चीज़ें चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, उनकी पूर्ति करने के लिए कल्याण की अवधारणा आई। कल्याण किसका? मानव का। ठीक है बच्चों, तो मानव का कल्याण किस प्रकार से किया जाए, इसकी अवधारणा आई। क्यों आई? क्योंकि गरीबी बढ़ रही थी, असमान वितरण हो रही थी, दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी बढ़ रहा था। तो इस कारण से यहाँ पर कल्याण की अवधारणा आई और कल्याण की अवधारणा ही बाद में मानव विकास के रूप में परिवर्तन हुई। ये हमने मानव विकास में भी देखा था। जो कल्याण की अवधारणा थी वही मानव विकास में आगे चल करके परिवर्तित हुई। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ देखते हैं। रहने के स्तर, जहाँ पर व्यक्ति रहता है उसके स्तर में बढ़ोतरी, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, समान अवसर, ठीक है, अवसर की समानता प्रदान करना और राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित थे। किसमें? कल्याण की अवधारणा में। तो बच्चों, कल्याण की अवधारणा आई। कल्याण की अवधारणा, इसके अंतर्गत क्या क्या आया? रहने के स्तर में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो, मानव जहाँ पर रहता है उसमें किस प्रकार से कच्चे मकान थे उनको किस प्रकार से पक्का किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित किया जाए, ठीक है, सड़क का निर्माण करना, बांध पुल आदि का निर्माण करना, उनकी रहने की जो स्थिति है, लिविंग जो स्टैंडर्ड वो जो बोलते हैं बच्चों, रहने की अवस्था, उसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी हो।
शिक्षा किस प्रकार से हो, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में किस तरीके से बढ़ोतरी आए। ठीक है, जन स्वास्थ्य, बच्चों जन स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पर देखी गई थी। विशेष रूप से देखें बच्चों तो मातृ मृत्यु दर में ज़्यादा हो गई थी, उसको किस प्रकार से कम करना। शिशु मृत्यु दर ये बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसको किस प्रकार से कम करना। ठीक है, और दूसरे प्रकार की समस्याएं, औसत आयु में किस प्रकार से वृद्धि करना। ये जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं थी उनको दूर करना। विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ गई थी गांवों में या दूसरे प्रकार के क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग बाग मरने लग गए थे। इन समस्याओं को दूर करना, क्योंकि गरीबी के कारण व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पाया और गरीबी के बाद में कल्याण की अवधारणा के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आई। तो जिसमें एक पॉइंट था जन स्वास्थ्य की अवधारणा। ठीक है, दूसरा है अगला है समान अवसर। यह भी देखा गया था बच्चों कि अनेक व्यक्तियों को अवसर ज़्यादा दिए जाते हैं जबकि कुछ लोगों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलते हैं, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे गरीबी का कारण क्या है, हम पढ़ते हैं कई बार, गरीबी का कारण क्या है कि खुद में गरीबी। आखिर गरीबी क्यों है, क्योंकि वो गरीब है, इसलिए से वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता तो कौशल प्राप्त नहीं कर सकता, कौशल प्राप्त नहीं कर सकता तो रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता, रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता तो गरीब हो जाएगा। तो गरीबी का कारण क्या है, गरीबी। तो एक साइकिल चलता है, गरीबी का कारण गरीबी है। इस कारण से इस अवसर की समानता प्रदान करना, ठीक है, जो समान अवसर यदि हम प्रदान करेंगे तो ज़्यादा विकास कर सकते हैं बच्चों। अगला है राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी इसमें शामिल थे। जो राजनीतिक अधिकार थे और नागरिक अधिकार थे बच्चों, किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए, किसी भी देश में रहने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं और उन अधिकारों को कहते हैं नागरिक अधिकार। ठीक है, उन नागरिक अधिकार, जैसे कि यदि मैं बात करूं भारत में नागरिक जो अधिकार है वो किस प्रकार से हैं। हम भारत में रहते हैं और हमें कुछ नागरिक अधिकार दिए हैं, किसी कुछ मूलभूत जो अधिकार हैं वो हमें दिए गए हैं, जो हम राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं। अब मूलभूत जो अधिकार है या नागरिक अधिकार, साथ ही में राजनीतिक अधिकार भी जो होते हैं वो भी किस प्रकार से दिए जाए, इन सभी के बारे में हम कल्याण की अवधारणा के अंतर्गत देखते हैं। तो कल्याण की अवधारणा आई, ठीक है, और यही कल्याण की अवधारणा बाद में चल करके सतत पोषणीय विकास बनी। इससे पहले क्या हुआ, 1968 में एहरलिच नामक व्यक्ति ने द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा 1972 में बच्चों मीडोज नामक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी, द लिमिट टू ग्रोथ। ये बच्चों दोनों जो बुक थी ये सतत पोषणीय विकास के ओर अग्रसर करती हुई बुक थी। ये पूरी दुनिया को इन दोनों बुक ने अपना ध्यान खींचा। इन बुक्स में बताया गया था कि किस तरीके से बच्चों पर्यावरण और विकास, ये दोनों के बारे में किस तरीके से संबंध है, इसके बारे में इन किताबों में दिया गया था। अब इसके बारे में बताऊं बच्चों कि पर्यावरण और विकास यदि हम एक तरीके से देखें तो दोनों विपरीत ध्रुव हैं। यदि जहां पर्यावरण की चिंता करेंगे हम, वहां विकास नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं यदि हम विकास की बात करेंगे वहां पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता है बच्चों। किस प्रकार से, जहां हमें अपने नागरिकों के स्तर को ऊंचा करने के लिए, ठीक है, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए विकास की आवश्यकता है, वहीं इस क्षेत्र में या इस दुनिया में रहने के लिए अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना या फिर यूँ कहूँ आने वाली जनरेशन को भी संसाधनों की आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है। इस वजह से दोनों चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हो गई है। पर्यावरण भी आवश्यक हो गया है और विकास भी आवश्यक हो गया है। इन दोनों चीज़ों के बारे में इन पुस्तकों में बताया था, ठीक है। 1980 के दशक में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का विकास हुआ। लगातार इनका विकास होता गया और 1980 के दशक तक आते आते सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का विकास हुआ, जिसके तहत बच्चों एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने एक आयोग की स्थापना की जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास आयोग, और इसका
अध्यक्ष बनाया गया नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी बच्चों गरो हरलेम ब्रिंटलैंड। ये नॉर्वे की उस समय प्रधानमंत्री थी, उनको इसका अध्यक्ष या प्रमुख बना दिया गया। इसी कारण से इसलिए इसे ब्रटलैंड आयोग भी कहते हैं। ब्रटलैंड आयोग बनाया गया बच्चों, ठीक है, और ये किस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास आयोग के नाम से इसका गठन किया गया। लगातार रूप से इनमें देखा जाने लगा कि सतत पोषणीय विकास की हमें आवश्यकता होती है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत की। ये जो आयोग बना था बच्चों ब्रटलैंड आयोग, इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इस किताब के अंतर्गत, इस किताब में ही उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से सतत पोषणीय बच्चों सतत पोषणीय विकास क्या है और इसकी क्या परिभाषा हो सकती है, इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था। तो सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत देखते हैं कि अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही, ठीक है बच्चों, अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात इसमें बताया गया था बच्चों कि भावी आने वाली जो पीढ़ियां है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना, भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहे। इसे ही क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। अर्थात बच्चों इसके अंतर्गत ये बात थी कि हम जो आज जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं बच्चों, आज हम जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो इतना नियंत्रित अवस्था में करें, इतना ही करें जितना कि हमें आवश्यकता है विकास के लिए, ठीक है। आज हम जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो इतना ही करें जो कि विकास के लिए परम आवश्यकता है। यदि हम अतिरेक मात्रा में अनियंत्रित रूप से, ठीक है, यदि संसाधनों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों, आने वाले समय के लिए वो संसाधन खत्म हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहे, उसके लिए चिंता करने के लिए हमें वर्तमान में जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें संसाधनों का प्रयोग बच्चों कैसा करना है, नियंत्रित रूप में, ठीक है, पोषणीय रूप में, सतत पोषणीय रूप से उनका विकास करते रहें, जिससे कि आज हम क्या करेंगे, यदि हम संसाधनों का उपयोग ज़्यादा कर लेंगे तो आने वाले समय में संसाधन कहाँ बच पाएंगे, और यदि आने वाले समय में संसाधन नहीं बचेंगे तो वो विकास कैसे करेंगे, वो अपना कार्य कैसे करेंगे। इसे यदि मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लूँ बच्चों तो पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम आज हम अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, तो यदि हम इसी मात्रा में, इसी अवस्था में पेट्रोलियम करते रहें उपयोग, तो आने वाले 40-50 वर्षों में पेट्रोलियम पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों कि आने वाले कुछ सालों में पेट्रोलियम पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम बच्चों पुनर्नवीकरण नहीं होता, इसका नया उसको संसाधन नहीं बना सकते, इसमें हजारों लाखों वर्ष लगते हैं पेट्रोलियम जैसी चीज़ें बनने के लिए। अब हजारों लाखों वर्ष तो हम इंतजार कर नहीं सकते, ठीक है, कि चलो लाख वर्ष रुक जाते हैं और फिर दोबारा पेट्रोलियम बनेगा, फिर दोबारा हम इसका उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो पेट्रोलियम का उपयोग हम इस तरीके से करें, इस समुचित अवस्था में करें कि बच्चों आने वाले समय में भी यह बचा रहे। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें ऐसे संसाधनों का उपयोग करना होगा ऊर्जा के लिए जो नव्यकरणीय हो, ठीक है, और पेट्रोलियम जहाँ परम आवश्यक हो गया है वहीं हम इसका उपयोग करें। इसके दूसरे जो ऑप्शन हैं वो भी हमें देखने चाहिए। इस तरीके से हम यदि पेट्रोलियम को बचा सके आज, तो आने वाली पीढ़ियां, जो भावी पीढ़ियां होगी, उसमें भी पेट्रोलियम बचा रह सकता है। ये मैं एक संसाधन की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से बच्चों विभिन्न जो संसाधन है, चाहे जल संसाधन है, चाहे वन संसाधन है, चाहे मृदा संसाधन है बच्चों, तो जितने भी हम संसाधनों की बात कर रहे हैं, संसाधन संरक्षण का काम भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो बच्चों सतत पोषणीय विकास में क्या है, मूल रूप से संसाधन संरक्षण का कार्य ही शामिल है। बच्चों गांधी जी ने भी सतत पोषणीय विकास में अपने मत प्रकट किए थे आज़ादी से पहले। उन्होंने अपने हिंद स्वराज
द हिंद स्वराज उनकी एक पुस्तक थी, उनमें बताया था कि वर्तमान सभ्यता को अंतहीन इच्छाओं और शैतानी सोच से प्रेरित बताया था। उन्होंने बताया था कि वर्तमान जो सभ्यता है वो अंतहीन इच्छा है, इसकी इच्छा कभी खत्म होती नहीं है। टिकाऊ विकास का केंद्र बिंदु समाज की मौलिक जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए। इस अर्थ में उनकी पुस्तक द हिंद स्वराज सतत पोषणीय विकास की घोषणा पत्र भी है। बच्चों, गांधी जी अपने समय में एक महान विद्वान माने जाते हैं। यदि मैं बात करूं बच्चों 20वीं सदी में यदि गांधी जी का अपना जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि भविष्य में यह अविश्वसनीय होगा कि गांधी जी जैसे पुरुष का जन्म भी इस पृथ्वी पर हुआ था। तो गांधी जी ने उसी समय आज़ादी से पहले ही उस अवधारणा को बता दी थी कि जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो हम 80 के दशक के बाद समझ रहे हैं। तो गांधी जी ने तो पहले ही बता दिया था कि जितनी समाज की मौलिक जरूरत है, जितनी समाज की बेसिक नीड है, उतना ही हमें उपयोग करना चाहिए, इसके अतिरिक्त नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उनके अनुसार पृथ्वी से मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, लेकिन लालच की नहीं। हम क्या है, ग्रेडी हो गए हैं, हम लालची हो गए हैं बच्चों। ठीक है कि हम पृथ्वी से या इस पर्यावरण से संसाधनों के रूप में बहुत ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं। हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही लेनी चाहिए, और वास्तव में यही सतत पोषणीय विकास है। तो सतत पोषणीय विकास क्या है कि हमें जितनी आवश्यकता है वर्तमान समय में, वर्तमान पीढ़ी में, उतनी ही हम उपयोग में ले अतिरिक्त मात्रा में नहीं, जिससे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बचे रहे। बच्चों, सतत पोषणीय विकास को मैंने इस चित्र के द्वारा समझाया है। देखो, सतत पोषणीय विकास 3 बिंदुओं के द्वारा दिखा सकते हैं: आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। तो इसके बेस में सामाजिक और पर्यावरणीय पॉइंट है, जिससे कि हम आर्थिक प्रगति प्राप्त करके विकास कर सके। जहां एक तरफ समाज में सशक्तिकरण होगा, सुशासन होगा, ठीक है, वहीं पर्यावरणीय में प्रदूषण नियंत्रण और संसाधनों का संरक्षण करना होगा। तो क्या होगा, आर्थिक कार्य कुशलता के द्वारा और आर्थिक व्यवहारिता के द्वारा हम आर्थिक प्रगति को या समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि सतत पोषणीय विकास हमें मिल जाएगा। इसके पॉइंट समझ लो। सामाजिक रूप से बच्चों सशक्तिकरण का मतलब होता है कि जो कमज़ोर वर्ग है या कमज़ोर जो लोग हैं उनमें सशक्तिकरण कर देना, उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा कर देना, उनमें शक्ति का संचार कर देना। तो जो कमज़ोर वर्ग है समाज के, जो कमज़ोर लोग हैं या लिंग के आधार पर महिलाएं कमज़ोर हैं, उनका सशक्तिकरण कर देना। सुशासन की बात करूं बच्चों, तो शासन किस प्रकार का होना चाहिए, अच्छी सोच वाला होना चाहिए, जनता की भलाई के लिए होना चाहिए सुशासन। तब जाकर के सामाजिक रूप से हम विकास कर सकते हैं। यदि मैं पर्यावरणीय स्तर पर बात करूं तो प्रदूषण के नियंत्रण का कार्य हमें करना चाहिए। जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है उसे हम कम कर सकते हैं। और संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार से करें, विशेष रूप से बच्चों प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की हमें आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। तो यदि हमने दोनों काम किए तो पर्यावरणीय हम विकास कर पाएंगे। तीसरी और आर्थिक विकास के लिए आर्थिक कार्य कुशलता, हमारी जो कुशलता है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसमें हम किस प्रकार से वृद्धि कर सके। और आर्थिक व्यवहारिता बच्चों, आर्थिक व्यवहारिता का मतलब होता है कि हम किस प्रकार से अपने व्यवहार के द्वारा आर्थिक प्रगति को बढ़ा सके, आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सके। यह चीज होगी आर्थिक विकास में। और तीनों मिलकर के क्या करेंगे, सतत पोषणीय विकास कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने एक चार्ट के द्वारा समझाया है। इसके बाद में देखें तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दर उनके पुनः चक्रण की दर से कम होनी चाहिए। जितने हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उतने से ज़्यादा या कम से कम उतना हम पुनः चक्रण की दर होनी चाहिए। जैसे कि माना कि हमने किसी क्षेत्र से 100 पेड़ काटे। अब आप पूछोगे पेड़ क्यों काटे, क्योंकि हमें विकास के लिए पेड़ काटना भी आवश्यक है। जैसे कि लकड़ी की प्राप्ति, कागज उद्योग, ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों के पेड़ काटना तो आवश्यक है विकास के लिए। अब विकास के लिए यदि हमने 100 पेड़ काटे तो हमें 100 से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, 100 या 100 से अधिक पेड़ हम लगाएं तब तो कोई समस्या नहीं है।
तब कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सतत पोषणीय विकास होता रहेगा। लेकिन यदि हमने 100 पेड़ काटे और 100 से कम पेड़ लगाए, माना कि 50 पेड़ ही हम लगा पाए, तो बच्चों 50 पेड़ लगा पाए तो 50 पेड़ों की कमी हो गई, और धीरे धीरे कुछ सालों के बाद ये जो पेड़ थे जो पुराने लगे हुए थे वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, वो जंगल समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। अर्थात जो दोहन हमने किया, विकास के लिए दोहन तो हमें करना पड़ेगा प्राकृतिक संसाधनों का, तो जो दोहन हमने किया बच्चों, वो जितना हम दोहन कर रहे हैं वो पुनः चक्रण, बच्चों पुनः चक्रण का मतलब दोबारा संसाधनों का रीजनरेट करना, पुनः चक्रण की दर से कम नहीं होनी चाहिए। अतः नवीकरणीय संसाधनों के दोहन को प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए, और ऐसे संसाधनों को भी हम प्राथमिकता देनी चाहिए जो कि नवीकरणीय संसाधन हो। जैसे कि मैंने बताया कि पेट्रोलियम का जो उपयोग कर रहे हैं हम बच्चों, उसके विकल्प के तौर पर दूसरे प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे कि सूर्य ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, ठीक है, इस प्रकार के परमाणु ऊर्जा है, इस प्रकार के उपयोग हम कर सकते हैं। तो हमें जो पेट्रोलियम पर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो सकती है। हानिकारक पदार्थ जिसे हम प्रदूषक तत्व कहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है। इन हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन की दर पर्यावरण के स्वांगीकरण की दर से कम होनी चाहिए। अब ये स्वांगीकरण क्या होता है बच्चों? स्वांगीकरण का मतलब होता है कि प्रकृति के अंदर जो प्रदूषक तत्वों को मिलाने की या अपनाने की एक क्षमता होती है, या इनको ग्रहण करने की एक क्षमता होती है प्रदूषक तत्वों को प्रकृति के अंदर, उस क्षमता को हम कहते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, यदि उस क्षमता से अधिक प्रदूषक तत्व आ गए तो वो क्या है, प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, यह प्रदूषक मानी जाती है, लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, एक स्वांगीकरण की क्षमता होती है प्रकृति में कि CO2 को या कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन यदि हमने उससे ज़्यादा मात्रा में, उस स्वांगीकरण की मात्रा से ज़्यादा मात्रा में CO2 प्रकृति में डाल दी, वातावरण में डाल दी, तो क्या होगा, प्रदूषण हो जाएगा, जो केवल मानव स्वास्थ्य को ही समस्या नहीं करेगा बल्कि पूरी पृथ्वी को या पूरे पर्यावरण को समस्या से ग्रसित कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों पर भी कार्य करना है। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। अगली क्लास में देखेंगे हम कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो केस स्टडी है उसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।